अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग एक ऐसी टर्म है जो ऑनलाइन फील्ड में आप डेली रूटीन पे सुनते हैं। ब्लॉगिंग से हर कोई पैसे कमाना चाहता है, लेकिन आपको अच्छा गाइड करने वाला मेंटोर आपके पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के हवाले से और आपको जो आपकी क्यूरीज हैं और आपके रिलेटेड इश्यूज हैं उन सारों को डिस्कस करेंगे कि कैसा एक न्यू बी स्टार्ट कर सकता है और कैसे उससे पैसे कमा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जो पिछले 10 सालों से एसईओ ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहा है और बड़े अच्छे हैंडसम पैसे कमा रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ SBMM के फाउंडर मुकीम अहमद साहब की। हम उनकी तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि एसईओ से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं और कैसे एसईओ स्टार्ट की जा सकती है। जी, हमारे साथ हैं जी मुकीम अहमद साहब। बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम दिया और बड़ी मुश्किल से हमारे ये काबू आए हैं। मुकीम साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से ठीक ठाक है। मुकीम साहब, बाकी गल्लां छोड़ो, ये मैनू गल दसो, ये जी सवेरे सारी मैं साइट दस रहे सी, ये 4 महीने किहड़ी गिदड़ संगी है जनाब, बगैर ऑफ पेज कीते साइट रैंक हो जाती है? कोई गल दसो, मैं सामने देखने वाला हूं। आसम साहब, गिद्दड़ सिंगी तो कोई भी नहीं है और ना कोई ऐसा कोई जादू का चिराग है जिससे आप ये समझे कि कोई फास्ट रैंकिंग का कोई, हाँ ये कह सकते हैं, मैं ये कहूँगा कि फास्ट रैंकिंग की एक टर्म है, या आप ये समझ लें कि फास्ट रैंकिंग एक सिगरेट है। ठीक है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, जो कि मतलब आपको आम जो है ना नहीं पता चलेगी किसी से। बेसिकली ये है कि जो कुछ इसमें मेन जो काम है ना, वो आपका काम है, आप ये कह लें कि निच रिसर्च। ठीक है, निच रिसर्च आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब आपको ऐसी निचेस भी मिल जाएंगी, मतलब मिलियन ऑफ ऐसी निचेस हैं जिन पे कंपटीशन है ही नहीं। सही है। ठीक है, तो जब आपका कंपटीटर ही कोई नहीं है, जब आपकी कोई इस तरह की कोई अगर है भी तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो फिर आप जब उस पर कंटेंट डालेंगे या आप जब उस पर प्रॉपर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली 4 मंथ भी मेरा ख्याल है ज़्यादा, विद इन मंथ आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, जो लोगों की मिथ बनी हुई है जी 20-30 बंदे आ गए हैं तो साइड रैंक हो गई है, तो मेरी नज़र में या मेरे नज़रिए में ये साइड रैंक नहीं होती। ठीक है, ये तो आपको गूगल कुछ मुख्तलिफ पोजीशन पर आके आपको देख रहा होता है, जो कि आपको कुछ 20-30 यूज़र आ जाते हैं। बेसिकली साइड रैंक जो मेरे नज़रिए के मुताबिक है वो 1000+ या 2000+ जब यूज़र आते हैं ना, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो रैंकिंग में। सही है। तो बात वही है जैसा मैंने पहले कहा कि आपकी नीचे रिसर्च अच्छी है और उस पर अगर कोई कंपटीटर इतना ज़्यादा नहीं है तो वो आपको इजीली रिजल्ट देगी। हाँ, अगर कोई हाई कंपटीशन में चले जाते हैं तो उसके लिए आपको 6 मंथ या 1 ईयर जो है ना आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। एक और सवाल जो बड़े न्यूबीज करते हैं और न्यूबीज का कॉमन सवाल है कि कितना टाइम चाहिए कि हम जो है अर्निंग फेज में चले जाएं और पैसे कमाना हमारी वेबसाइट स्टार्ट कर दे? कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक साइट को पैसे कमाने के लिए? देखिए आसन साहब, जहाँ तक बात है कि अगर आप ये कहते हैं कि कितना एक, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि एक न्यूबी को कितना टाइम चाहिए अर्निंग जनरेट करने के लिए, तो देखिए इसका कोई पैट आंसर नहीं है किसी के पास भी। कोई अगर बंदा आपको ये कहता है जी आप कंफर्म बात है कि आप 6 मंथ में अर्निंग शुरू कर देंगे, तो वो ये समझ लें कि आप झूठ बोल रहे हैं या अगर आपको सब्ज बाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, मैं ये लाजमी कहूँगा कि जो न्यूबी है अगर वो प्रॉपर वे से और प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, मतलब सही जिसको कहते हैं कि जिस तरह से चलना चाहिए विदाउट कोई मिस्टेक या माइनर भी मिस्टेक एसईओ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो अगर वो उनको सारों को अच्छे तरीके से चलता है तो मेरे नजरिए के मुताबिक अगर उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसके पास कोई ऐसा मतलब अभी उसको अरसा नहीं हुआ, बिल्कुल ही टोटली न्यू भी है, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि कम से कम उसको 1 साल तक ध्यान में रखना चाहिए कि 1 साल तक मैंने कंटिन्यूसली काम करना। ठीक है, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क और पेशेंस के साथ। ये 3 चीजें अगर वो ज़हन में रख के चलता है और वो कम से कम 1 साल या 1.5 साल का टारगेट अपने ज़हन में रखे कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। हाँ, किसी को देख के कि भाई उसका 4 महीने में या 5 महीने में रैंक हो गई है, तो असल में आप बेसिकली उसके बैक एंड की स्ट्रगल नहीं देख रहे। सही हो गया। अब आप मुझे जैसा कह रहे हैं कि 4 महीने में रैंक होगी, ठीक है, तो 4 महीने में कोई ये नहीं है कि मेरी कोई पहली साइड है जो फिर फौरन मैंने आते साथ जो है ना वो रैंक आ ली। ठीक है, मैं भी फेल हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ज्यादा 30 मार खान हूँ या बाकी कोई अगर बहुत ज्यादा कोई 30 मार खान है तो वो समझते हैं कि 4 महीने में रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके पीछे आपका एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है। सही है। जब आप एक्सपीरियंस जैसे जैसे गेन करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस अप होता जाएगा, ठीक है, फिर आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती जाएगी, आपकी भी रैंकिंग इंप्रूव होगी,
और आपकी साइट्स की भी रैंकिंग इंप्रूव हो। ठीक है। अच्छा, फिर नए आने वालों का एक और बड़ा कॉमन सवाल होता है कि हम अगर आए हैं, एंट्री ली है एसईओ में और सीखना स्टार्ट किया है, तो हमें किस तरफ जाना चाहिए? एडसेंस की तरफ जाना चाहिए और एफिलिएट की तरफ जाना चाहिए? साथ में आप एक सवाल और भी ऐड कर लेते हैं कि एडसेंस और एफिलिएट में फ़र्क भी बता दें हमारे सुनने वालों को। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा है कि एक न्यूबी को एडसेंस की तरफ जाना चाहिए या एफिलिएट की तरफ जाना चाहिए, देखिए बात उसके इंटरेस्ट की भी आ जाएगी यहाँ पे कि उसको इंटरेस्ट किस लेवल का है और किस पे है। ठीक है। कई बंदों को मेजॉरिटी लेवल पे मतलब जो न्यू बंदा आता है वो ज्यादा उसकी कोशिश होती है कि वो एडसेंस की तरफ ही जाए। ठीक है। और जो थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, जिसको जब ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, जब उसको उस चीज का बेनिफिट पता लगना शुरू हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली वो फिर एफिलिएट की तरफ भी मूव होता है। ठीक है। तो मैं न्यू बंदे को यही कहूंगा कि वो पहले आए, सीखे, एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है। दोनों को एक्सपेरिमेंट करे। मेरी नजर, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एडसेंस की तरफ जाए या एफिलिएट की तरफ जाए। ठीक है। वो अपना इंटरेस्ट देखे, अगर तो वो कंटेंट राइटर अच्छा है, अगर वो प्रोडक्ट की रिव्यूज वगैरह अच्छी दे सकता है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको एफिलिएट में भी जाना चाहिए और एडसेंस पे भी जाना चाहिए। दोनों एक प्लेटफॉर्म, दोनों को ट्राई करना चाहिए। अगर वो सिर्फ एडसेंस की ही तरफ जाता है, देखें एडसेंस का कोई भरोसा कभी नहीं होता। ठीक है। वो आपका कभी भी, अगर आपको नहीं पता चलता कि आपकी साइड में क्या मिस्टेक है या इनवैलिड ट्रैफिक आ रही है, इनवैलिड एक्टिविटी आ रही है, और आजकल तो वैसे भी एडसेंस विदाउट रीजन एडसेंस क्लोज कर देता है। सही है। ठीक है। तो आपकी एक पैसिव इनकम टूट जाएगी और आप डिसहार्ट भी हो जाएंगे और आप डीमोटिवेट भी हो जाएंगे। जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम 2 से 3 होंगे जो कि आप चला रहे हैं, एफिलिएट चला रहे हैं, एडसेंस चला रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई लोकल बिजनेस भी चला रहे हैं, तो जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम 3 होंगे, अगर आपका एक डिस्टर्ब भी हो जाता है तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप डिसहार्ट नहीं होंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एफिलिएट और एडसेंस में क्या फर्क है। देखिए एफिलिएट एक, ये कह लें कि एफिलिएट एक कमीशन बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और एडसेंस जो है वो एक इंप्रेशन बेस्ड या सीपीसी बेस्ड, आप कह लें कि वो आपको चार्ज करता है या आपको जो है ना वो जनरेट करके देता है। ठीक है। डिस्प्ले ऐड जो भी ज्यादातर मैक्सिमम आपने साइट्स पे देखे होंगे कि काफी सारे डिस्प्ले ऐड शो हो रहे होते हैं, तो मैक्सिमम 90% जो है वो एडसेंस के ही होते हैं। ठीक है। और एफिलिएट से लिंक होते हैं, या आप ये समझ लें कि आप रेफर कर रहे होते हैं किसी बंदे को। सिंपल अल्फाजों में मैं ये कहूंगा कि एक बंदे को दूसरे बंदे के पास रेफर करना कि वो उससे चीज ले आपके रेफरेंस से, और वो बंदा वो आपको कमीशन देगा, तो ये एफिलिएट होता है। और एडसेंस या डिस्प्ले ऐड या सीपीसी में आप ये कह लें कि किसी कंपनी का ऐड है जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू आपके पास आ रहा है, और आपका जो यूजर है जो उस पर क्लिक कर रहा है या यूजर उस ऐड को देख रहा है, तो उसकी जो इनकम जनरेट होगी वो आपको मिलेगी। ठीक है। मुकीम साहब, एक सवाल बड़ा कॉमन हमारे न्यूबीज और बच्चे बहुत पूछते हैं कि हमें अंग्रेजी लिखनी नहीं आती, हमें कंटेंट लिखना नहीं आता, तो हम कैसे कंटेंट लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर? क्या हमें कंटेंट ना लिखना आता हो तो हम पैसे कमा सकते हैं एसईओ या ब्लॉगिंग से? इसके साथ एक सवाल और बड़ा कॉमन पूछते हैं हमारे बच्चे और नए लोग जो हैं कि अगर हमारा एडसेंस जो है वो डिसेबल हो जाए तो उसको इनेबल करने के लिए कोई दोबारा इनेबल हो सकता है? एक सवाल ये। साथ इसके साथ इसी तरह का एक सवाल और है कि अगर एक जो है एडसेंस अप्रूव्ड है उसके ऊपर कितनी वेबसाइट चल सकती हैं? तो इसके भी ज़रा हमें हमारे देखने वालों को जवाब दे दें इसका। अच्छा, देखें आपने बात की कि कंटेंट राइटिंग एक न्यूबी आता है उसको वाकई बहुत बड़ा ये हेडेक है उसके लिए कि उसको कंटेंट नहीं लिखने आता। सही है। एक तो लिखने नहीं आता, वो तो एक अलग मैटर है कि चले वो उसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, या कुछ लोगों को इंग्लिश ठीक है लेकिन उनको तरीकाकार भी नहीं आता कि आपने उसको लिखना कैसे है, मतलब आया यूजर की नीड के मुताबिक या यूजर कंटेंट के मुताबिक आपने उसको कैसे फुलफिल करना। ठीक है। तो उसके लिए जो जहाँ तक मेरा मशवरा, पहले मशवरा तो ये है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, या जो राइटिंग नहीं कर सकते, देखो उनके पास 2 सिनेरियो है। या तो वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, मतलब इतनी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग ना हो, मैं ये नहीं कहता को पीएचडी लेवल तक हो, मतलब अच्छी या इंटर लेवल तक भी अगर आपकी इंग्लिश है कि आप को सेंटेंस वगैरह अगर आप ठीक लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही आप नहीं लें, मतलब ये भी है कि आप नहीं लिख सकते, तो बेहतर पहला मशवरा ये है कि आप उसको लर्न करें। ठीक है। कि आपने सीखना कैसे है। खासकर जो बिल्कुल न्यूबी है, मैं तो उनको कहूँगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करें या कॉलम वगैरह पढ़ा करें।
फिजिकल ना पढ़े, बेशक ऑनलाइन पढ़ लें, इंग्लिश बुक्स पढ़ लिया करें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि उनकी कैबलरी जो है ना इंग्लिश की वो अच्छी है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर वो ये नहीं चाहते कि नहीं हम कर ही नहीं सकते, कई लोग जो है ना वो बिल्कुल ही दिल छोड़ जाते हैं, बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए मेरे लिए बेहतर मशवरा मैं उनको ये दूंगा कि वो फिर अपने साथ किसी दोस्त यार को या अपने करीबी किसी बंदे को पार्टनरशिप कराए, ठीक है, ठीक है। मतलब जो अच्छा कंटेंट राइटर भी हो, जो लिख सकता हो, जिसकी इंग्लिश भी अच्छी हो, ताकि वो दोनों मिल के काम करेंगे। कहते हैं वो सिंगल ही होता है, दो ही होते हैं, सही होता है। तो दो जब होंगे तो वो ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेंगे बनिस्बत एक, ठीक है। और दूसरा आपने सवाल पूछा कि एडसन का डिसेबल होना। देखिए एडसन का डिसेबल होने का किसी को कोई पता नहीं है कि कब किस टाइम डिसेबल हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा नजरिया, अगर आप उसको एक प्रॉपर वे से और उसकी सारी पॉलिसी पढ़ के चलते हैं तो फिर वो आपका डिसेबल नहीं होता, ठीक है। मेरे अपने एडसन बहुत ओल्ड एडसन अभी तक सेल अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, ठीक है। 2013-12 के भी चल रहे हैं, ठीक है। 2000 बीच में डिसेबल भी हुए हैं, मतलब ओल्ड मेरे डिसेबल भी हुए हैं, तो उसमें मेरी अपनी कुछ कोताही आप ये कह लें कि सुस्ती कि मैंने उनको ज़्यादा नज़र में नहीं रखा या मैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो डिसेबल है, ठीक है। अगर तो डिसेबल हो जाता है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, वो दोबारा उसी साइड पे दोबारा अप्रूव भी हो सकता है, ठीक है। और वो अप्रूव हो सकता है इजीली, मतलब एक एडसन पे आप बेशुमार अनलिमिटेड साइट होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट कि अगर आपका एक डोमेन है, जो आपका मेन पॉइंट था कि अगर डिसेबल हो गया, अगर एक आपका डोमेन है अगर तो वो बंद हो जाता है या गूगल एडसन क्लोज हो जाता है या डिसेबल हो जाता है, ठीक है। देखें उधर भी फिर दो सिनेरियो आ जाते हैं, या तो वो इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से बंद होगा या तो वो आपके डोमेन लेवल पे बंद होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरे मैंने में ये कह लेंगे एक ट्रैफिक लेवल पे बंद होगा और एक आपके डोमेन लेवल पे क्लोज होगा, ठीक है। अगर तो वो ट्रैफिक लेवल पे बंद होता है, लाइक अगर आपकी इनवैलिड एक्टिविटी हुई है या अगर आप इस पे किसी कंप्यूटर ने आके बहुत ज़्यादा क्लिक्स वगैरह करके आपका डिसेबल कर दिया, ठीक है, तो फिर वो 3 टाइम अप्रूव हो सकता है, ठीक है, ठीक है। मतलब एक आप उसमें दोबारा न्यू एडसन बना सकते हैं 3 टाइम, ठीक है। अगर तो आपका डोमेन लेवल पे बंद होगा, लाइक आपने बिल्कुल ही पॉलिसी वायलेशन कर दिया, आपने कोई ऐसा कंटेंट डाला है, स्ट्रीमिंग का डाला है, या आप क्रैकिंग पे चले गए हैं या अडल्ट टाइप पे चले गए, ठीक है, तो फिर एडसन क्या करेगा कि एडसन आपका डोमेन लेवल पे क्लोज कर देगा, ठीक है। तो डोमेन लेवल पे क्लोज करने से होगा कि फिर आपका एडसन दोबारा उस डोमेन पे अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी ना कोई ऐसा टूल है कि कोई आपको बताए कि ये डोमेन लेवल पे क्लोज हुआ है और या फिर ये ट्रैफिक लेवल पे क्लोज हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैसेज उनके पास एक ही है जो सिस्टम के पास है वो आता है, वो यार, ठीक है। तो इसका जो सिंपल हाल है, अगर वो बंद हो जाता है डोमेन लेवल पर, वो अप्रूव आपने दोबारा एप्लीकेशन भेजी है, ठीक है, और वो अप्रूव नहीं हो रहा है, तो इसका फिर जो अच्छा तरीके से ये है कि आप उसको 301 रीडायरेक्ट कर दें न्यू डोमेन, मतलब पूरे SEO समेत, ठीक है, प्रॉपर 301। और गूगल सर्च कंसोल पे भी जाकर आपने गूगल को पिंग करना है कि भाई मैंने अपनी डोमेन जो है वो चेंज कर ली है, ठीक है, विदाउट पूरे SEO पूरे आर्टिकल के साथ, ठीक है। जब न्यू डोमेन होगा तो वो फिर डेफिनेटली उस पर अप्रूव होगा, ठीक है। मुकीम साहब, मुझे एक चीज़ बड़ी क्लिक करती है और बड़ी जो है ना, मेरा कोशिश है कि बस सवाल वो ये है कि आप पिछले 2.5-3 सालों से पढ़ा रहे हैं, आपके ऑनलाइन केस स्टडी भी पढ़े हुए हैं, आप फ्री भी पढ़ाते हैं, आप पेड भी पढ़ाते हैं, आपके सेशंस भी होते हैं, मैंने वो सेशंस भी देखे हैं। तो मुझे एक बताएं, SBMM क्यों जो है पेड कोर्स की तरफ जा रहा है, और साथ साथ मुझे आप ये चीज़ बताएं कि जितना कुछ आप पढ़ा रहे हैं, पिछले 10-11 सालों का आपका एक्सपीरियंस है, ये सारा का सारा तो यूट्यूब से भी लोग सीख सकते हैं, तो यूट्यूब की तरफ क्यों नहीं जाते। अब आप दूसरा ये देखें कि इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है कि एक मेरे जैसा नया बंदा है जिसको SEO और ब्लॉगिंग सीखनी है, वो अपने 15-20 हज़ार रुपये आपको क्यों दे। क्या ऐसी चीज़ आप बता रहे हैं जो फ्री में नहीं हो सकती, पेड में हो सकती है? हाँ, देखिए पहली बात ये कि ये आप पहले बंदे नहीं है जिसने मेरे से सवाल पूछा, ठीक है। मतलब काफ़ी बंदों का ये क्वेश्चन है जो कि पूछते हैं, और कुछ लोग हैं, देखें किसी को आप रोक नहीं सकते कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, कुछ आपके साथ होते हैं, पॉजिटिव भी लोग होते हैं, नेगेटिव भी। देखिए हर बंदे का एक अलग अपना माइंड लेवल है सोचने का। तो जो मकसद है बात करने का, जो आपने फ्री और पेड की बात कर ली, चलो तो ये वैसे आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया, लेकिन फिर भी आंसर करते हैं इसको कि इसका मसला क्या है। देखिए मैंने फ्री भी पढ़ाता हूँ, मैंने पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। मेरी एक्टिविटी कम है फेसबुक पे,
अदरवाइज आपको पता है कि मैं सेशन वगैरह भी यूनिवर्सिटी वगैरह में बिल्कुल लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम कोई चार्ज नहीं करते, ठीक है। और फ्री में जो मैं केस स्टडी दिखाता हूँ, जब मैं फ्री में केस स्टडी काफ़ी कराता रहता हूँ, फ्री में हमारे फर्दर सेशन ग्रुप के अंदर होते रहते हैं, ठीक है। फ्री भी हम नॉलेज देते हैं। देखिए, अगर कोई बंदा नहीं करना चाहता पेड, अगर उसके पास नहीं है, अगर वो मुतमईन नहीं है, ठीक है, तो वो फ्री में सीख सकता है, ठीक है। और जो पेड और यूट्यूब की बात है कि यूट्यूब पे वो स्टॉक पड़ा हुआ है और पेड में भी है, ठीक है, सेम ही है, तो पेड क्यों है? देखिए, इसका भी एक आसान और बहुत सिंपल सा जवाब है, ठीक है। उम्मीद है कि सबको इस क्वेश्चन के बाद जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, दोबारा उनके पास क्वेश्चन है। देखिए, यूट्यूब के पे आपको कभी भी एक वे में चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। और दूसरा ये है कि यूट्यूब पे वीडियो जो 100 में से अगर 10 बंदा देखता है ना, ठीक है, ये चलें 100 में से 100 देखता है, तो जहाँ तक मेरा नज़रिया टोटल जो है ना वो 2% भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। वो जितनी मर्जी पेड चीज़ वहाँ पे दे दे, अच्छी चीज़ दे दे, लोग उसको ये समझते हैं कि ये रिजेक्ट हो गई है या ख़त्म हो चुकी है। और अक्सर बात हकीकत भी है कि जो है ना वो जो चीज़ एक्सपायर हो जाती है, जैसे अंग्रेज़ है ना, उसके बाद जब कोई टेक्नोलॉजी एक्सपायर हो जाती है ना तो वो ओपन नहीं कर देता और वो पाकिस्तान के पास आ जाती है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी वो नहीं देता। तो ऐसा ही है कि ब्लॉगर और ऑनलाइन फील्ड में भी ऐसा ही है कि जब कोई चीज़ एक्सपायर हो जाती है, जो वो खुद चला आप ये कह लें कि उसकी, मैं ये एग्जांपल दूंगा कि वो कहते हैं कि गंडेरी में से रस जब चूस लिया जाता है ना तो वो गंडेरी मार्केट में आ जाती है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा सीखना चाहता है वो सीख सकता है, वो मसला नहीं है, पाबंदी तो नहीं है, वो ओपन है, पब्लिक है, सबके लिए, ठीक है। और हर दूसरा बंदा वहाँ पे सिखा रहा है, लेकिन मसला फिर वहीं पे आ जाता है कि वहाँ पे एक तो स्टेप बाय स्टेप नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा मसला वहाँ पे किसी की आपकी मेंटोरशिप नहीं है, ठीक है। उस्ताद जब आपके पास नहीं है तो सिर्फ देखने से कुछ नहीं हो सकता। देखें, आप यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, कॉलेज स्कूल से पहले से लेकर आप जो है ना 16 लेवल 13 PhD लेवल तक पढ़ते हैं, ठीक है। वो आप घर में भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, हर क्लासेस अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे वही मसला है कि वहाँ पे आपके सर पे टीचर नहीं है, वहाँ पे आपके सर पे सख्ती नहीं है, ठीक है। जब आपको एक टीचर मिलेगा, एक इन्वायरमेंट मिलेगा स्पेशल, जब जहाँ पे सख्ती होगी, जैसे आपको पता है कि SBM में हम सख्ती बहुत करते हैं, ठीक है, हर तरह से हमारी सख्ती होती है कि नोट्स बनाए जाएं, प्रॉपर काम किया जाए। उससे ये होता है कि वो ना चाहते हुए भी वो काम करता है। लेकिन यूट्यूब पे ये है कि उसको सख्ती नहीं है। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ है कि आपके पास सपोर्ट नहीं, ठीक है। पेड में ही होता है कि देखें, पेड हम अल्लाह माफ़ करे, कंटेंट का तो कोई भी हम पैसा चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। आप ये अगर कहें कि हम जी अपने इल्म का, अगर एज ए मुस्लिम इल्म का पैसा चार्ज ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, टाइम का चार्ज कर सकते हैं, जो हम आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है, 2.5-3 घंटे की जो हम क्लास आपको दे रहे हैं। उसके बाद फर्दर हम आपको, आपका कोई मसला है, आप इनबॉक्स में आ जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, हम सारी मसरूफियात छोड़ के उन सब बच्चों को एंटरटेन कर रहे होते हैं कि ताकि वो क्या हो, सक्सेस हो, ठीक है। तो वो उस टाइम की सिर्फ जो है ना चार्ज हो रही है, और वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मार्केट में आपको पता है कि 40-50 हज़ार 60 हज़ार की ज़्यादा, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई बंदा 15-20 हज़ार दे के पढ़ जाता है अच्छे से, ठीक है, तो वो जो है वो उसके लिए कोई कहे कि यार ये बुरी चीज़ है, ठीक है। एक और बड़ा सवाल सुनने को मिलता है कि आप जो है SBMM में क्या क्या चीज़ कोर्स कंटेंट में पढ़ा रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन का कोर्स है, और स्पोर्ट में अगर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल स्पोर्ट की बात करते हैं तो आप क्या क्या अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं अपने सुनने वालों को ये बताता चलूँ कि इस टाइम के ऊपर SBMM का बैच 7 चल रहा है और पिछले 6 बैचेस बड़े सक्सेसफुल गए हैं। तो क्या स्पोर्ट प्रोवाइड की जा रही है और क्या कंटेंट जो है पढ़ाया जा रहा है ताकि हमारे जो लोग न्यूबीज हैं उनकी थोड़ी सी मोटिवेशन हो सके। जो SBMM का प्लेटफॉर्म है, देखें, वो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमने उसकी कभी मार्केटिंग नहीं की, ऐसे ही, ठीक है। कभी भी हमने उसकी मार्केटिंग नहीं की कि हमारे पास ना, हमें कोई लालच है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आए, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, वैसी अर्निंग बहुत है। वो मैं सिर्फ और सिर्फ हकीकतन मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ और सिर्फ शौकिया पढ़ाऊँ, ठीक है। और शौकिया पढ़ाने का मकसद ये है, देखिए, एंगेज रहना, कनेक्टेड रहना। मैं भी थोड़ा सा मसरूफ रहता हूँ, हफ्ते 2 में क्लासेस हो जाती हैं, ठीक है। आपकी थोड़ा ये है कि आप बच्चों के साथ थोड़ा सा उनको पढ़ा रहे होते हैं, थोड़ा एंटरटेन हो जाते हैं, वो भी एंटरटेन हो जाते हैं, ठीक है। आपका थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाता है, ठीक है। पैसे जहाँ तक अगर कमाने की बात है तो पैसा कमाना हम भी 60-70 हज़ार फीस रख सकते हैं, देंगे लोग, पढ़ने के लिए आएंगे, देंगे, अभी दे रहे हैं, उस वक्त भी देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन हमने फीस इसीलिए कम रखी हुई है कि हर बंदा आए
इजीली पढ़े, इंटरटेन हो, ठीक है। अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अगर कोई जो लोग ये समझते हैं कि हम बैच से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, आपके सामने ही है कि हम 50, 60, 70, 80 से ज़्यादा स्टूडेंट लेते ही नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं लेते कि देखें, हम अपनी भी आसानी चाह रहे हैं, बच्चों की भी आसानी चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जितने लिमिटेड बच्चे होंगे इतनी हमारी नज़र उन सारों पे अच्छी हो, ठीक है। हम जितनी उन पे नज़र रखेंगे आप, और दूसरा हमारा देखें, आपको भी पता है कि हमारा जो एक सिस्टम है या हमारा एक क्राइटेरिया, आप ये समझ लें कि हमारी हर क्लास के बाद हम 15-20 मिनट की क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसरिंग सेशन हर क्लास के बाद, ठीक है। तो अब अगर हम 700-800 बंदा बैठा लें, ठीक है, एप्लीकेशन हमारे पास वो भी बहुत है, जो बैच 8 की एप्लीकेशन है, मैं आपको बात बताऊँ 500 से ऊपर वो क्रॉस हुई नहीं, सही है, ठीक है। लेकिन अब हम 500 बंदा एनरोल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, अगर 500 बंदा क्लास में बैठा हुआ है तो आप किस किस को देखेंगे, किस किस पे नजर रखेंगे, और 500 बंदों को आप सपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। 500 बंदों को सपोर्ट नहीं कर सकते, चले अगर सपोर्ट भी आप कर लेते हैं, टीम है, अल्लाह का शुक्र है, वो अच्छी है, एक्सपर्ट टीम है सारी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वो अच्छी हैंडसम इनकम वो खुद भी अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर वो 500 बंदा बैठ जाता है, जैसे हमारी क्वेश्चन आंसरिंग होती है हर क्लास के बाद, तो वो 500 बंदों को आप नहीं कर सकते, आप 500 बंदों को माइक पे नहीं ले सकते, ठीक है, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर आप वो 500 बंदों को अगर माइक पे भी लेना शुरू कर देंगे तो क्लास 2 घंटे की होगी और क्वेश्चन आंसर 3 घंटे के हो जाएंगे। तो हमने फिर इसलिए बड़ा प्रॉपर एक म्याना रवि रखा हुआ है। हमें कोई लालच नहीं है कि 600 बंदा आए, 700 बंदा आए, 1000 बंदा बैठा हो, ठीक है। हम कहते हैं जितने कम आए लेकिन आए साफ सुथरे, ठीक है, जिनमें वाकई, मैं कहता हूँ SBM में सिर्फ वही बंदा ज्वाइन करे जो वाकई काम करना चाहे। और हमारी अगर सक्सेसफुल रेशियो अगर आप देखें ना, हमारे बैच में 60 से 70 बच्चा होता है हर बैच, ठीक है। और हर बैच में मैं आपको बताऊं कि 40 से 30% बच्चे बैच के दौरान ही अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, ये वजह, ठीक है, ना कि दूसरे बैचों की तरह या दूसरे अगर प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो अगर 500 बंदा बैठा हुआ है तो 10 बंदे अगर सक्सेसफुल हो गए हैं तो सक्सेसफुल रेशियो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे 30% सक्सेसफुल रेशियो, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे सक्सेस होते हैं, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कुछ बंदे क्लास नहीं लेते। अभी भी अगर आप देख लें कि 70 बंदे हैं तो 50 आके क्लास ले रहे होंगे, 20 आते ही नहीं, ठीक है। तो वो उनकी लापरवाही है। अब हम उनको क्या कह सकते हैं कि भाई आप क्लास लो, जो भी दे सकते हैं, लेकिन अब उन्हें आप घर से तो नहीं पकड़ के ला सकते। तो पहले उनकी फेलियर यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि वो क्लास ले। दूसरी फेलियर का सबसे बड़ा उनका ये एक इम्पैक्ट है कि वो क्लास लेते हैं लेकिन साथ साथ इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। वो और कामों में होते हैं, वो समझते हैं बस वो वैसे ही आके क्लास ली और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। तो इवन मैं तो उनको ये भी कहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ कि आप जाके जिस मर्जी प्लेटफॉर्म से सीखें, कोई रोक थाक नहीं, ठीक है। हम किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, हम किसी के नहीं कहेंगे तुम वहाँ से ना पढ़ो, यहाँ से ना पढ़ो। जहाँ से आपका दिल करता है वहाँ से पढ़ो, ठीक है। और बस बात सिंपल ये है कि जहाँ से भी आप पढ़ो आप उसको इम्प्लीमेंट करो, साथ साथ जो भी आपने सीखा है उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इवन आप यूट्यूब से भी सीखते हैं, मैं तो ओपन ये भी कहूँगा जितने भी न्यूबी हैं वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाएं, वहाँ से वो बेसिक सीखें, साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करें। जब वो अपने आप को इस लेवल पे समझ लें कि अब हमें SEO की समझ आ गई, अब हमें थोड़ा सा एडवांस जाना है, ठीक है, अब हमने कुछ सीक्रेट जो है ना टिप्स सीखनी है, सीक्रेट जो है ना ट्रिक सीखनी है, अनटैप जो है नीचे सीखनी है, कैसे निकालना, फिर वो SBM को ज्वाइन करें। सबको मैं कहता हूँ ज्वाइन करें, कोई मसला नहीं। मेरी बहुत सारे क्यूरीज जो है वो क्लियर हो गई, आई होप कि आपकी भी होगी। अच्छा मुकीम साहब, ये गल मैं दसो कि ये जो डिजर्विंग कोटा असी बहुत सुनने पे हैं, ये वाकई है या कोई मार्केटिंग पिच सटने पे हो जो है कि टेस्ट वाला सीन है, ये कोई ऐसा सीन है कि नहीं सीन है, ये भी जरा क्लियर करो ना, देख रहे हैं नहीं आसिम साहब, ऐसी बात नहीं है कोई मतलब ये कह ले कि कोई मार्केटिंग टेक नहीं है। आप अगर कोई ये समझ रहा है कि भाई डिजर्विंग कोटा जो डिसेबल कोटा है, डिसेबल डिजर्विंग, ठीक है। असल में डिजर्विंग कोटा और चीज़ है, मैं ये कहूँगा कि डिसेबल डिजर्विंग, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मार्केटिंग पैक नहीं है, बस ये है कि मैं तो ओपन ऑफर है सबको, ठीक है। जितने भी फिजिकल डिसेबल हैं, फिजिकल का मतलब है कि वाकई डिसेबल हैं। कुछ देखें, डिसेबल बहुत तरह के लोग हैं, वो कोई कहते हैं ना कि अगर किसी का थोड़ा सा कान भी डैमेज है तो उसको भी डिसेबल मिल जाता है, शनाख्ती कार्ड में भी उसके वो डिसेबल का साइन मांगेगा, ठीक है। डिसेबल का मतलब ये है कि मेरा जो डिसेबल मैंने जो रखा है, जो मैंने क्राइटेरिया रखा है, डिसेबल जो फिजिकली वाकई डिसेबल है, लाइक अगर उसकी टांगों से माजूर है या अगर उसमें कोई और मसला मसाइल है, वो बेचारा नहीं कर सकता जॉब, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब बाकी अगर कोई कान से डिसेबल है या अगर वो सुन नहीं पा रहा तो वो जॉब कर सकता है, ठीक है, वो कमा भी रहा है। और दूसरा डिसेबल की मैंने ये भी शर्त रखी है, अगर तो डिसेबल है वाकई
और वो कमा भी नहीं रहा, उसके लिए फ्री एंट्री है। ठीक है, ओपनली एंट्री है। जब भी आए वो बस हमें मेडिकल रिपोर्ट, अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर, ठीक है, और बाय होल्डिंग कार्ड अपने हाथ में करे होल्ड और अपनी पिक्चर बनवाए किसी से कि हमें पता चले कि वो वाकई फिजिकली डिसेबल है, ठीक है। तो वो आता है तो उसकी फ्री एंट्री। इंशाल्लाह वो जब इंटर होंगे, अभी मैं आपको क्या बताऊं, पहली बार ये हो रहे हैं, तो जब वो इंटर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो स्पेशल रिव्यू भी देंगे पढ़ने के बाद, जो डिसेबल होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबको क्लियर हो जाएगा कि ये मार्केटिंग टैक्ट वगैरह नहीं है और कोई इस तरह की चीज नहीं। चलो जी, डिसेबल वाला जो कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई है, और जो डिसेबल है वो जाके आज ही जो है वो रजिस्टर्ड करें। और साथ साथ आप ये भी मुझे बता दें मुकीम साहब कि डिस्काउंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अगर कोई डिस्काउंट लेना चाह रहा है तो किस बेस पर डिस्काउंट ले सकता है आपसे। लेकिन जहाँ तक अब डिस्काउंट की बात है, डिस्काउंट तकरीबन मैं 50% लोगों को हर बार हम जो है ना वो देते हैं। ठीक है, ठीक है, विदाउट कोई हाउ ना हो, सबको पता है। और जो भी SBMM के स्टूडेंट है, जो भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, उन्हें बेटर पता है कि उन्हें डिस्काउंट मिला है या नहीं मिला। ठीक है, जितनी इंटेंटेन मैं कर सकता था कि ये किसी ना किसी तरीके से हर बंदा पढ़ ले, सीख ले और कमाऊ हो जाए। ठीक है, कोई हमने कोई मतलब ये है कि हार्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी भाई, आपने ना कोई डिस्काउंट है और ना कोई आप क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, इवन मैं आपको बताऊं कि मैं बच्चों को इंस्टॉलमेंट भी दे देता हूँ। ठीक है, जो ज्यादा आगे बता देता है कि भाई एक पिछले बैच की बात है कि पिछले बैच में एक बंदा मेरे पास आया, तो उसने मुझे अपनी पे स्लिप दिखाई। ठीक है, उसने मुझे पे स्लिप दिखाई, कहता है कि मुकीम भाई बात यह है कि मेरी जो पे है वो है ही 20,000, तो मैं अब घर चलाऊं या मैं आपको फीस दूं, और मैंने पढ़ना भी है। ठीक है, तो उसने मुझे खुद ही कहा कि अगर मेरे साथ आप ये रिलैक्सेशन कर लें कि हर मंथ 5,000 का, ठीक है, तो मैंने कहा ओके, नो इशू। एक बंदे की मजबूरी है, एक बंदे की वाकई लॉजिक है। ठीक है, तो वो 5,000 करके उसने 3-4 मंथ में दिए, कोई भी इशू नहीं हुआ। ठीक है, ठीक सर जी, ये जो डिस्काउंट वाली बात है ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है, और ये मैंने भी पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है मुकीम साहब से, और मैं उम्मीद करूँगा कि जी जो मेरे देखने वाले लोग हैं वो आज ही जाएंगे और रजिस्ट्रेशन जो है वो कराएंगे अपनी नेक्स्ट बैच की, जो कि जल्दी स्टार्ट होने वाला है बैच के। तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं की तो आप आज ही जाएं, रजिस्ट्रेशन आप आज ही करें नए बैच की, और आप भी पैसे कमाएं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। अच्छा, जाते जाते मुकीम साहब आखिर में एक चीज़ मुझे ये बताएं कि जो लोग नए आ रहे हैं, नए बैच में आ रहे हैं, वो कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और क्या सारा प्रोसीजर है, वो ज़रा हमारे देखने वालों को बता दें ताकि उनके लिए आसानी हो जाए, वो जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन करें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की जो बात है वो प्री रजिस्ट्रेशन हर वक्त ओपन होती है। ठीक है, मतलब न्यू बैच स्टार्ट होता है तो उसके साथ ही नेक्स्ट बैच की प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि अभी भी जो है वो 5+ जो है ना वो फॉर्म आए हुए हैं रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो फिर उसका हमने ये प्रोसीजर रखा हुआ है कि सम टाइम मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के मैसेज आए कि बैच जब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद मैसेजेस आते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला, ठीक है, हमें पोस्ट नज़र नहीं आई। सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा ग्रुप में नहीं एक्टिविटी होती या फेसबुक पे उसकी नहीं एक्टिविटी होती, तो वो कहीं बिजी होता है, तो हमने उसके लिए रखा हुआ कि प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो वहाँ जाके फिल कर लेते हैं। उसके बाद ये होता है कि जब बैच स्टार्ट होने वाला होता है या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उन सबको ईमेल या व्हाट्सएप वगैरह कर देते हैं ताकि वो इजी टू अप्रोच होते हैं हमारे लिए। ठीक है, फिर ये होता है कि उनके लिए भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होती, और ये है कि जो ग्रुप में पोस्ट वगैरह हो जाती है अगर वो नहीं भी देखते तो उनके लिए कोई इतना बड़ा हेडेक नहीं बनता। ठीक है, और दूसरा ये है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है वो बैच इंशाल्लाह जो 8 है वो रमजान में स्टार्ट होगा। ठीक है, और अभी प्री रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो वो जाएँ sbmm.com.pk पे, वहाँ जाएँ इनरोल वाले टैब पे जाएँ, वहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन का टैब है, उस पर क्लिक करो, अपनी डिटेल इन कर दे और फॉर्म जो है वो सामने। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम के मुकीम साहब ने अपनी बड़े बिजी स्केड्यूल से आज हमें टाइम दिया है पहले, तो थैंक यू सो मच मुकीम साहब। हम अपने देखने वालों को ये बात बता दें कि जी आप जाएं, रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक हम इस पॉडकास्ट के नीचे और इस सारी डिस्कशन के नीचे हम एंटर कर देंगे। आप जाके आज रजिस्टर करें और सीखें जाके, और अपने और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम जो है किसी और जगह पे, किसी और पॉइंट पे दोबारा मुकीम साहब को ज़हमत देंगे, दोबारा डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी नई से नई चीज़ें लेके आएँ ताकि हमारे जो देखने वाले नए लोग हैं या जो ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं उनके लिए हेल्प होती रहे। मिलते हैं जी किसी नई जगह के ऊपर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।